एपिसोड 247। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो फिनिक्स क्लैन में पहुंच गया था और फिनिक्स क्लैन की सारी प्रॉब्लमों को भी सॉल्व कर दिया था। लेकिन वहीं पर जान को पता चलता है कि उसके शरीर में एक वेपन है जो कि बहुत ही ज्यादा खास वेपन है, जिसके सहारे से वो कहीं का भी लाइव टेलीकास्ट देख सकता है। तो जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम का इस्तेमाल करता है और हर जगह का लाइव टेलीकास्ट देखने लगता है। घोस्ट वर्ल्ड का, डेमन वर्ल्ड का, इमोर्टल वर्ल्ड का, डाकियान वर्ल्ड का, फेरी वर्ल्ड का, पॉइजन वर्ल्ड का, बुद्धा वर्ल्ड का, बोला जाए तो सब जगह का लाइव टेलीकास्ट देखने लगता है। और देखते देखते उस हेल वर्ल्ड से एक बुक की, बोले जाए तो जो किताब रहती है ना, जिसमें सारा लेखा पड़ा रहता है, मतलब कि लिखा जाता है कि कौन कब मरेगा और कौन कब जिंदा होगा। उस किताब के बारे में हमारी जान को पता लग जाता है कि एवरेस्ट उस किताब को हथियाना चाहता है, और अगर वो एवरेस्ट के हाथों में लग गई ना, तो जितने भी रिकार्नेशन लेवल वाले बंदे हैं ना, जो कि भविष्य में जिंदा होंगे, वो जिंदा हो ही नहीं पाएंगे और अब आएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट भी डाल देना। तो शुरू करते हैं। अब जैसे ही हमारा जान किताब के बारे में पता लगाता है ना, और उसे किताब के बारे में पता चलता है, तो फिलहाल के लिए तो हमारा जान किताब के बारे में भूल जाता है और जो दर्पण है ना, दोबारा से उसी में देखने लगता है। अब इतने में हमें दर्पण में सीन बताया जाता है, हमें इमोर्टल वर्ल्ड को बताया जाता है, जहाँ पर की एकदम खूंखार लड़ाई चल रही होती है, लगे तेरी। और जो मून गॉड है ना, जिन्हें की यूरो जो चौथा प्रिज्म है वहाँ से बचा कर लाई थी, वो बोले जाए तो मून गॉड, यूरो और इमोर्टल वर्ल्ड का एक पावरफुल बुढ़ा जो की एल्पिनिस्ट अलायंस से था, वो और एक और बुढ़ा था, पता नहीं ये लड़की थी या फिर लड़का, लेकिन एक और था। ये चारों के चारों बंदे जो यहाँ पर 3 एबल होली गॉड आए हुए हैं ना, उनसे लड़ने लगते हैं, लगे तेरी। लेकिन यहाँ इमोर्टल वर्ल्ड में रिकार्नेशन लेवल की 8 स्टार वाला कोई भी बंदा नहीं था, इसलिए यहाँ पर जो होली एबल किंग आए हुए थे ना, वो कहीं ना कहीं जो इमोर्टल वर्ल्ड के पावरफुल लोग है ना, जैसे कि मून गॉड, यूरो और वो एल्पिनिस्ट हॉल का बुढ़ा, उन्हें हरा देती हैं और उन्हें बांध लेती हैं और उनके सामने एकदम मस्त तरीके से खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर होली एबल कोर्ट चलता है तो चारों से कहने लगता है कि तुम सिर्फ हमारे सामने तुच्छ हो, हमें ना इमोर्टल वर्ल्ड से कुछ अलग चीज चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। फिलहाल के लिए हम तुम्हें मानेंगे तो नहीं, लेकिन तुम्हें तड़पाएंगे और तुम्हारे इमोर्टल वर्ल्ड को इतना नुकसान पहुंचाएंगे कि ये दोबारा से कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। अब भाई साहब यह कहती, यहाँ पर जो होली एबल गॉड है ना, वो आस पास तबाही मचाने लगता है और इनमें से एक और जो हैवी बोले जाए तो होली एबल गॉड है ना, वो एक दिशा में अलग चला जाता है। क्या है ना कि जो होली एबल गॉड है ना, वो यहाँ से एक चीज को प्राप्त करने के लिए आए हैं, इसलिए वो एक अलग स्पेस में चला जाता है और यहाँ पर सिर्फ अब 2 ही होली एबल गॉड बचते हैं। अब जो दोनों होली एबल गॉड चलते हैं तो इमोर्टल वर्ल्ड को नुकसान पहुंचाने ही वाले होते हैं, तभी यहाँ पर अचानक यूनियन प्रकट हो जाती है। अब जैसे ही यहाँ पर यूनियन प्रकट होती है ना, और वो आस पास की इमोर्टल वर्ल्ड को देखती है, तो वो राहत की सांस लेने लगती है। उसे तो ऐसा लगा कि मानो वो बहुत ही ज्यादा लेट हो गई है और जो इमोर्टल वर्ल्ड है ना, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, क्योंकि जो इमोर्टल वर्ल्ड है ना, यूनियन उसे अपना दूसरा घर मानती है, बोला जाए तो ससुराल मानती है। और यार कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई हमारी जान की जो 4 वाइफ हैं, उनमें से सबसे ज्यादा एज किसकी है। तो आज से अपन अगर कुछ सालों पहले बात करें ना, तो उस समय हमारी काइलिन की सबसे ज्यादा एज थी, लेकिन अब वैसा नहीं है, क्योंकि जो मोयान है ना, उसकी एज काइलिन से भी ज्यादा है, क्योंकि वो एक होली फ्लेम है और होली फ्लेम को बनने में कम से कम 5000 साल लगते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा एज मोयान की है। उसके बाद फिर काइलिन है, फिर यूनियन है और फिर यूनर है, जो भी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसी यूनियन ये देखती है कि उसका इमोर्टल वर्ल्ड बिल्कुल वैसा का वैसा है, तो वो राहत की सांस लेने लगती है। इतने में वो देखती है कि यहाँ पर 2 एबल गॉड आए हुए हैं, तो यूनियन थोड़ी सी परेशान हो जाती है, क्योंकि दोनों एबल गॉड से निपटना उसके लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला। अब इतने में यूनियन चलती है तो जो 4 बंदों को होली एबल गॉड ने बांध कर रखा था ना, उन चारों को रिलीज कर देती है और अपनी तलवार के साथ जो यहाँ पर होली एबल गॉड है ना, उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही साथ हमारी यूनियन के शरीर में 2 छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, जो कि असल में उसकी तलवार ही हैं, और इनका पावर लेवल भी रिकार्नेशन लेवल के 6 स्टार के हाई लेवल पर है। इसलिए अब यूनियन चलती है तो इन दोनों के साथ जो पहला होली एबल गॉड है ना, उससे लड़ने लगते हैं, लगे तेरी। और जो 4 बंदे हैं ना इमोर्टल वर्ल्ड के, वो चारों के चारों बंदे चलते हैं, तो जो दूसरा होली एबल गॉड है ना, उससे लड़ने लगते हैं, लगे तेरी। और अब यहाँ पर दोबारा से लड़ाई छिड़ जाती है, लगे तेरी। अब इतने में हमें यूनियन को बताया जाता है, जो कि होली एबल गॉड से लड़ रही होती है, और हमें फिर सामने
सामने पता चलता है कि सामने जो होली एबल गॉड है ना वो कोई लड़का नहीं है बल्कि एक लड़की है और उसका पावर लेवल रिकॉग्निशन लेवल के 8 स्टार पर है और जो हमारी यूनियन है ना उसका पावर लेवल रिकॉग्निशन लेवल के 7 स्टार पर है। इसलिए कहीं ना कहीं जो यूनियन है ना वो होली एबल गॉड से थोड़ी थोड़ी तो सप्रेस हो रही होती है। अब जब यूनियन अपने आप को ऐसे सप्रेस होता हुआ दिखती है ना तो यूनियन चलती है तो जो उसके पास जो 16 है ना दो उन 16 को अपनी तलवार में ही सोख लेती है, जिस वजह से हमारी यूनियन की जो तलवार है ना उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब यूनियन चलती है तो इस तलवार से एक अटैक बनाने लगती है। अब इतने में हमें होली एबल गॉड को बताया जाता है जो कि यूनियन को ऐसा अटैक बनाता हुआ देख रही होती है। अब यहाँ पर जब होली एबल गॉड यूनियन को ऐसा करता हुआ देखती है ना तो वो कुछ अपनी यहाँ पर चाल चल देती है और हल्की की शक्तियाँ यहाँ से एकदम अचानक गायब होकर कहीं और प्रकट हो जाती हैं और यहाँ पर जो होली एबल गॉड है ना वो भी एक अटैक बनाने लगती है। होली एबल गॉड चलती है तो एक टोकन को निकालती है जो कि ब्लैक कलर का है और उसे क्रश कर देती है। अब जैसे ये टोकन क्रश होता है ना बोला जाए तो टोकन टूटता है ना तो इससे एक एनर्जी की वेव निकलती है जो कि काले कलर की होती है। बोला जाए तो एक बवंडर टाइप का टोकन से निकलता है और तेजी से जो यूनियन है ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगती है। और तो और जो होली एबल गॉड वाली लड़की है ना वो भी अचानक यहाँ से गायब हो जाती है और जो बवंडर है ना उसमें मिक्स हो जाती है। अब जब बवंडर चलता है तो तेजी से यूनियन की ओर आगे बढ़ने लगता है और जो कोई भी इस बवंडर के बीच में आता था ना वो पलक झपकती मारा जाता और जो बवंडर तेजी से यूनियन की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब यूनियन बवंडर को अपनी ओर आता हुआ देखती है ना और बवंडर की इस प्रकार की पावर को देखती है तो यूनियन इतना तो समझ जाती है कि अगर उसका जो तलवार वाला अटैक है ना वो अगर डिस्ट्रॉय हुआ ना तो वो किसी भी कीमत पर इस फाइट को नहीं जीत पाएगी। इसलिए यूनियन चलती है तो उसके पास जितनी भी पावर है ना सारी की सारी पावर अपनी तलवार में लगा लेती है और इस तलवार को बोला जाए तो तलवार वाले अटैक को पूरी तरीके से तैयार कर जो बवंडर है ना उसके अंदर घुसा देती है। अब जो बवंडर है ना उसमें होली एबल गॉड की 2 बॉडियां उपलब्ध थी। बोला जाए तो एक बॉडी ओरिजिनल थी और एक बॉडी नकली थी। तो यूनियन को दिख रही थी ना वो नकली बॉडी दिख रही थी, लेकिन यूनियन चलती है तो जो बॉडी कमजोर दिख रही थी ना उसके ऊपर ही हमला कर देती है क्योंकि वही ओरिजिनल बॉडी थी। अब जैसी यूनियन का हमला होली एबल गॉड वाली लड़की में लगता है ना तो जो बवंडर है ना वो एक ही पल में शांत हो जाता है और जो होली एबल गॉड है ना वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है। होली एबल गॉड चलती है तो हकलाते हुए यूनियन से कहने लगती है कि तुम्हें मेरी ओरिजिनल बॉडी के बारे में भला कैसे पता। यूनियन चलती है तो होली एबल गॉड को बता देती है कि जब तुमने अपनी शक्तियां थोड़ी सी अलग की थी ना अपने शरीर से उसी समय तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी के बारे में मुझे पता चल गया था कि तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी बवंडर में कौन सी जगह पर हो सकती है, इसलिए मैंने सिर्फ ओरिजिनल बॉडी पर ही हमला किया। अब जब होली एबल गॉड ये देखता है कि यूनियन ने उसकी ओरिजिनल बॉडी पर ही हमला किया है और उसकी ओरिजिनल बॉडी बुरी तरीके से जख्मी हो गई है तो होली एबल गॉड समझ जाती है कि अब यहाँ पर रहना एकदम बेकार है क्योंकि अगर वो यहाँ पर रही ना तो शायद वो मारी जा सकती है। इसलिए होली एबल गॉड चलती है तो यहाँ से भाग जाती है। अब इतने में हमें यूनियन को बताया जाता है जो कि समझ जाती है कि अगर उससे यहाँ पर गलती हो जाती और वो नकली बॉडी को अपनी तलवार से डिस्ट्रॉय कर देती तो शायद जो होली एबल गॉड है ना वो इतनी ज्यादा जख्मी नहीं होती और उसके बाद वो पूरे के पूरे इमोर्टल वर्ल्ड को ही खत्म कर देती क्योंकि उसके पास भी इतनी शक्तियां नहीं थी कि अब वो दोबारा से इमोर्टल वर्ल्ड को बचा सके। यूनियन चलती है तो राहत की सांस लेने लगती है कि चलो अब उसका दूसरा घर बोला जाए तो इमोर्टल वर्ल्ड बच गया। अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमारी जान को बताया जाता है जो कि इस सारी लड़ाइयों को देख रहा होता है और सभी पर हेवनली अलायंस को जीतता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन हमारी जान को सबसे ज्यादा चिंता डेमन वर्ल्ड की ही लगी होती है क्योंकि डेमन वर्ल्ड में ही उसके सबसे ज्यादा पावरफुल लोग हैं क्योंकि डेमन वर्ल्ड में ही डेमन एम्परर वर्ल्ड इमोर्टल बीस्ट बोले जाए तो वो अजीब सा जानवर जो कि 5-6 जानवरों से मिलकर बना है, ठीक है। बोले जाए तो वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल लोग हैं और तो अगर डेमन वर्ल्ड हार गया ना तो शायद ह्यूमन वर्ल्ड से वो किसी भी कीमत पर नहीं जीत पाएंगे। इसलिए हमारे जान चिंता कर रहा होता है कि क्या डेमन वर्ल्ड एवरेज से जीत पाएगा या फिर नहीं। अब जान चलता है तो थोड़ी और होली फ्लेम जो दर्पण है ना उसके अंदर डालता है और हमें पर डेमन वर्ल्ड का सीन बताया जाता है यहाँ पर की चारों तरफ लड़ाइयाँ चल रही थी, लगे तेरी चारों तरफ ब्लड फैल रहा था। लेकिन यहाँ पर जो लोगों की मरने की तादाद है ना वो बहुत ही ज्यादा थी। हालांकि जितने भी डेमन वर्ल्ड के लोग मरे हुए थे ना उससे 4 गुना ज्यादा एवर रेस के लोग यहाँ पर मारे गए थे। बोला जाए तो एक डेमन वर्ल्ड का बंदा 4 एवर रेस के लोगों को मरने से पहले मार डालता था और चारों तरफ एकदम ब्लड फैला हुआ था। हालांकि जो डेमन वर्ल्ड है ना उस पर एवर रेस ने 2 बार हमला किया था
पहली बार तो हमला सामने से किया था, जिसमें कि बहुत सारे एबिट रेस के लोग मारे गए थे और डेमन वर्ल्ड के लोग कम मारे गए थे। लेकिन एबिट रेस है ना, उसने डेमन वर्ल्ड के लोगों पर पीछे से भी हमला कर दिया था, जिस वजह से एबिट रेस के लोग कम मारे गए थे और डेमन वर्ल्ड के लोग बहुत ही ज्यादा मारे गए थे, क्योंकि डेमन वर्ल्ड के लोगों को पता नहीं था कि एबिट रेस उन पर पीछे से भी हमला कर देगा। अब इतने में हमें डेमन वर्ल्ड के बीच का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक साथ जो 4 होली एविल किंग है ना, उन्होंने हमला किया था। लेकिन जो डेमन वर्ल्ड और डेमन वर्ल्ड का लीडर है ना, चारों एविल होली किंग को खत्म कर दिया था। अब इतने में सीन से होता है और फिर हमारी काइलिन को बताया जाता है, जो कि डेमन वर्ल्ड में आई हुई थी, और काइलिन एक पूरे के पूरे हेवनली अलायंस के ग्रुप को भी लीड कर रही होती है। अब फाइनली जहाँ पर युद्ध चल रहा था ना, वहाँ से हमें 100 किलोमीटर दूर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर काइलिन आ चुकी है और यहीं पर काइलिन फिलहाल के लिए आराम कर रही है, ताकि जो अंदर युद्ध चल रहा है ना, उसमें कोई और एवरेज का बंदा हिस्सा ना ले सके। क्योंकि काइलिन ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है कि जो डेमन एम्परर है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्हें मारना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। इसलिए डेमन एम्परर जितनी भी एवरेज के बंदे उन पर हमला कर रहे हैं ना, तो उन्हें संभाल लेंगे। और फिलहाल के लिए जो बाहर का एरिया है ना, वहाँ से काइलिन किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रही थी, ताकि कोई भी उस लड़ाई में हिस्सा न ले सके। अब इतने में हमें आसमान के अंदर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमें एक एवरेज के बंदे को बताया जाता है, जो कि पूरे के पूरे जो डेमन वर्ल्ड है ना, उस पर हमले की जिम्मेदारी संभाला हुआ था और इसके प्लान के हिसाब से ही सब कार्य चल रहे होते हैं। अब यहाँ पर काइलिन बहुत देर तक कुछ लोगों को रोकती रहती है और काइलिन समझ जाती है कि अब शायद समय आ चुका है डेमन वर्ल्ड का जो मेन एरिया है ना, जहाँ पर पावरफुल लोग रहते हैं, वहाँ पर जाने का। इसलिए काइलिन चलती है तो एक स्पेस पोर्टल के थ्रू वहाँ पर अपने सारे के सारे लोगों को लेकर एंट्री ले लेती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और जहाँ पर मेन युद्ध चल रहा है ना डेमन वर्ल्ड का, वहीं का सीन बताया जाता है। यहाँ पर हमें डेमन एम्परर को बताया जाता है, जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है, लेकिन वो सामने वाले बंदे से एकदम तगड़ी फाइट कर रहे होते हैं, लगे तेरी, फिर भी वो सामने वाले बंदे को सप्रेस नहीं कर रहे होते हैं। अब इतने में हमें सामने वाला बंदा, जो कि एवर रेस का था और एवर रेस में होली किंग के बराबरी पर आता था। अब जो एवर रेस के बंदे के पास एक स्पेशल मिरर था, जिसकी सहायता से वो किसी भी अटैक को कॉपी कर सकता था। इसलिए डेमन एम्परर जब भी सामने वाले होली एविल किंग पर हमला करते थे ना, तो जो होली एविल किंग चलता था तो अपनी दर्पण की सहायता से जो डेमन एम्परर का अटैक है ना, उसे कॉपी कर लेता था और डेमन एम्परर के ऊपर ही कर देता था, जिस वजह से कहीं ना कहीं डेमन एम्परर को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम भी आ रही थी। अब इतने में डेमन एम्परर समझ जाते हैं कि अगर होली एविल किंग बोला जाए तो सामने वाले बंदे पर वो अपने डिवाइन अटैक का इस्तेमाल करना चाहे ना, तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी डिवाइन अटैक का इस्तेमाल कर दिया और होली एविल किंग ने उसके उस अटैक को भी कॉपी कर लिया, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं डेमन एम्परर चलते हैं तो न चाहते हुए भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब इतने में हमें एक यहाँ पर एंजल फैमिली की लड़की को भी बताया जाता है, जो कि यहाँ पर डेमन एम्परर से लड़ने के लिए आई थी, लेकिन इतने में यहाँ पर एवरेज ने हमला कर दिया था। इसलिए अब जो एंजल फैमिली की लड़की भी, जो यहाँ पर एवरेज के लोग है ना, उनसे लड़ रही होती है, लगे तेरी। और तो और इस एंजल फैमिली की लड़की के पास 8 पंख भी होते हैं। अब जो एंजल फैमिली की लड़की चलती है तो ईवी, जो होली एविल किंग है ना, उस पर अपनी एंजलिस पावर का इस्तेमाल करने की सोचती है, लेकिन डेमन एम्परर चलते हैं तो एंजल फैमिली की इस लड़की से मना कर देते हैं कि नहीं, तुम एंजलिस पावर का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अगर सामने वाले बंदे ने उस अटैक को भी कॉपी कर लिया ना, तो शायद जो हमारा द ग्रेट 1000 वर्ल्ड है ना, वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ सकता है, क्योंकि एवरेज के पास एंजलिस पावर का होना मतलब कि हमारे लिए मौत का सामान है। अब जैसे डेमन एम्परर ये कहते हैं ना, तो जो एंजल फैमिली की लड़की है ना, वो भी समझ जाती है कि डेमन एम्परर एकदम सही कह रहे हैं। अब देखो, मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ कि भाई जो द ग्रेट 1000 वर्ल्ड है ना, उसमें अलग अलग लोग रहते हैं और तो और अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये पूरे के पूरे द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में ही रहते हैं, लेकिन इनके जो प्लेनेट है ना, वो थोड़े अलग अलग है। जैसे कि हमारी जान का जो प्लेनेट है ना, वो डाउक की वर्ल्ड है, ऐसा ही अलग अलग वर्ल्ड है, लेकिन क्या है कि कुछ वर्ल्डों में पावरफुल शक्तियां हैं, तो उन शक्तियों की मदद से वहाँ के लोग पावरफुल हो गए हैं। इसलिए उन्होंने टर्मिनल वगैरह एकदम ऐसे स्थापित कर लिए हैं कि वो कभी भी द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में आ सकते हैं। और जो एवर रेस है ना, उनका भी एक अलग प्लेनेट है और वो द ग्रेट 1000 वर्ल्ड पर इसलिए अटैक करते रहती हैं, क्योंकि जो द ग्रेट 1000 वर्ल्ड है ना, उसमें बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज हैं, बोला जाए तो बहुत ही अच्छी शक्तियां हैं। तो अगर एवर रेस को वो शक्तियां मिल जाती है ना, और वो द ग्रेट 1000 वर्ल्ड पर कब्जा कर लेती है, तो उनके भी जो रहने के, खाने के, पीने के और शक्तियों बढ़ाने के रिसोर्सेज है ना, वो बहुत
बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए वो द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड पर हमला करते रहती हैं। और द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के लोग आपस में इसलिए लड़ते रहते हैं क्योंकि जो द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड है ना वो किसी एक बंदे का नहीं है। और सभी पता है कि जो द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड है ना उसमें सिर्फ ताकत का फैसला चलता है। और सभी को पता है कि अगर कोई बंदा पावरफुल हो गया ना तो हो सकता है कि वो भविष्य में हमें भी अपनी नीचे काम करने पर मजबूर कर दे, इसलिए सभी लोग आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। लेकिन जब एक साथ एवरेस्ट से लड़ने की बारी आती है ना तो सभी के सभी एक साथ हमेशा एवरेस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि जो एंजल फैमिली की लड़की है वो डेमन वर्ल्ड पर डेमन एम्परर पर हमला करने के लिए आई थी, लेकिन जब एवरेस्ट का हमला हुआ ना तो वो डेमन एम्परर पर हमला न करने की वजह एवरेस्ट पर हमला करने लगी। खैर जो भी है, उम्मीद है बात को आप लोग समझ गए होंगे। खैर को नहीं आगे बढ़ती हैं। अब जो लड़ाई चल रही थी ना वो एक पल के लिए रुक जाती हैं और यहाँ पर हमें 3 होली एविल के एविल कोडों को बताया जाता है, जिनमें से जो एक होली एविल कोड है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और तो उसका पावर लेवल रिकॉर्डिनेशन लेवल के 9 स्टार के अर्ली स्टेज पर था। बोला जाए तो रिकॉर्डिनेशन लेवल के 8 स्टार के एकदम हाई लेवल पर एक कदम और सीधा रिकॉर्डिनेशन लेवल के 9 स्टार। और जो होली एविल कोड सामने जो डेमन एम्परर और उनके पास में डेमन वर्ल्ड का लीडर खड़ा हुआ था ना उन्हें देख रहा होता है। अब जो होली एविल गॉड चलता है तो जो सामने डेमन एम्परर और डेमन वर्ल्ड का जो लीडर है ना उन दोनों से कहने लगता है कि अगर तुम दोनों मेरी बात मानते हो और मेरी कुछ शर्तों को पूरी कर देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा और फिर डेमन वर्ल्ड पर हमला नहीं करूंगा। अब जब जो होली एविल गॉड एक कहता है ना तो डेमन एम्परर चलते हैं तो होली एविल गॉड से पूछने लगते हैं कि तुम्हारी क्या शर्तें हैं, क्या तुम बता सकते हो। होली एविल गॉड चलता है तो डेमन एम्परर से कहने लगता है कि मेरी ज्यादा शर्तें नहीं है, मुझे पता है कि यहाँ पर तुम हमें किस लिए लड़ाई करने के लिए लाए हो, क्योंकि यहाँ की जो शक्तियाँ है ना वो रिकारनेट वाली शक्तियाँ हैं और यहाँ पर तुम्हें लड़ने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। इसके अलावा मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी शक्तियाँ तुम्हारी शक्तियों से मिक्स लगातार होती जा रही हैं, इसलिए तुम यहाँ पर अपने आप को रिकवर भी कर रहे हो और हमसे फाइट भी कर रहे हो, इसलिए हम शायद तुमसे ज्यादा समय तक फाइट भी न कर सके। लेकिन जो भी है, अब मैं तुम्हें यहाँ पर समय ही नहीं दूंगा, मेरी सिर्फ एक ही शर्त है, तुम यहाँ पर जिस चीज की रक्षा कर रहे हो ना, बोला जाए तो जो बीस्ट हमारे जान के शरीर में रहता है ना, मतलब कि रहता था पहले, वो अजीब सा जानवर जो कि 5-6 जानवरों से मिलकर बना था, उस बीस्ट की रिकारनेशन शक्तियाँ हमें दे दो। अगर तुम उस बीस्ट की रिकारनेशन लेवल वाली शक्तियाँ हमें दे देते हो ना तो हम चुपचाप यहाँ से वापस चले जाएंगे। अब जैसे ही डेमन एम्परर होली एविल गॉड की बात सुनते हैं ना तो वो थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर इस बार डेमन वर्ल्ड पर हमला एवरेस्ट ने इसलिए किया है ताकि वो किंग ऑफ बीस्ट की इनग्रेडिएंट्स को अपने साथ ले जा सके। और तो डेमन एम्परर ये भी जानते हैं कि अगर किंग ऑफ बीस्ट के इनग्रेडिएंट्स या फिर उनका ब्लड एवरेस्ट में हाथों में लग गया ना तो एवरेस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। अगर वो पावरफुल नहीं होगी ना तो एवरेस्ट का एक बंदा तो कम से कम रिकॉर्डिनेशन लेवल के 9 स्टार के एकदम पीक लेवल पर पहुंच सकता है, जो कि द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए यहाँ पर अब डेमन एम्परर समझ जाते हैं कि किसी भी कीमत पर एवरेस्ट के हाथों में किंग ऑफ बीस्ट के इनग्रेडिएंट्स या फिर किंग ऑफ बीस्ट का ब्लड नहीं लगना चाहिए। और तो और जो तीनों होली एविल किंग है ना इन्हें यहाँ से भागने भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर ये तीनों के तीनों यहाँ से भाग गए ना तो ये अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और जो डेमन वर्ल्ड है ना उसमें बहुत सारी तबाही कर देंगे और बहुत सारे पावरफुल लोगों को मार देंगे जो कि भविष्य में और भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, जिस वजह से जो डेमन वर्ल्ड है ना उसकी पावर बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर डेमन एम्परर समझ जाते हैं कि ये लोग यहाँ से भागने भी नहीं चाहिए और तो और ये लोग किंग ऑफ बीस्ट का ब्लड भी नहीं ले जाना चाहिए। बोला जाए तो तीनों के तीनों होली एविल किंगों को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा या फिर कम से कम तब तक तो रोकना ही पड़ेगा जब तक कि किंग ऑफ बीस्ट अपनी ट्रेनिंग में है और वो वापस नहीं आ जाते अपने पूरी रिकॉर्डिनेशन लेवल को लेकर। तब तक तो हमें शायद जो तीनों एविल कोर है ना उन्हें रोकना ही पड़ेगा। अब इतने में हमें एक एविल कोर को बताया जाता है, बोला जाए तो होली एविल किंग को बताया जाता है। जी होली एविल किंग चलता है तो 2 कदम आगे बढ़ाता है और एक बार और डेमन एम्परर और डेमन वर्ल्ड के लीडर को धमकी दे देता है। अब जब जी होली एविल किंग डेमन एम्परर और डेमन वर्ल्ड के लीडर को धमकी देता है ना तो यहाँ पर डेमन वर्ल्ड का लीडर चलता है तो एक फॉर्मेशन बनाने लगता है और वहीं जो डेमन एम्परर है ना वो चलते हैं तो यहाँ पर एक अटैक को बनाने लगते हैं। अब जैसे दोनों के दोनों अपने अपने अटैक बनाने लगते हैं ना और होली एविल किंग ये दिखता है कि डेमन वर्ल्ड के दोनों पावरफुल बंदे उसकी बात नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ पर होली एविल किंग चलता है तो गुस्सा हो जाता है। इतने में जो 2 और होली एविल किंग है ना वो पहले होली एविल किंग से पूछने लगते हैं कि क्या आपकी मदद के लिए हमें आना चाहिए। अब जैसे ही दूसरा होली एविल किंग एक कहता है ना तो पहला होली एविल किंग चलता है तो मना कर देता है, क्योंकि जो पहला होली एविल किंग है ना वो बहुत ही ज्यादा खड़ूस था और उसे अपनी पावर पर गुरूर भी था
क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इसलिए वो दोनों को पीछे हटने की कह देता है कि सामने वाले जो दो डेमन वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे हैं ना, इनको तो मैं अकेले ही संभाल लूंगा। अब यहाँ पर जो होली एविल किंग चलता है, वो अपने हाथों की कुछ सील बदलता है और सील बदलती ही इसके शरीर से एक मिस्टीरियस फोर्स निकलने लगता है। और जो मिस्टीरियस फोर्स इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये इसके शरीर से निकल तो रहा था बहुत ही ज्यादा पावरफुल तरीके से, लेकिन किसी को महसूस नहीं हो रहा था कि आखिरकार जो होली एविल किंग है वो क्या कर रहा है, क्योंकि ये फोर्स महसूस ही नहीं हो रहा था किसी को। अब इतने में हमें डेमन वर्ल्ड के लीडर को बताया जाता है, जो कि एक फॉर्मेशन बना रहा था। अब जो फॉर्मेशन बना ही रहा था लगातार और अपने फॉर्मेशन को पावरफुल कर ही रहा था, तभी इसकी जो छाती है ना, उस पर से अजीब सा महसूस होने लगता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसकी छाती में क्या हो रहा है। अब यहाँ पर डेमन वर्ल्ड के लीडर अपनी जैसी छाती में कुछ महसूस करता है ना, तभी ये थोड़ा पीछे हटता है और ब्लड की उल्टियां करने लगता है। किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि डेमन वर्ल्ड का पावरफुल लीडर को अचानक क्या हुआ कि वो ब्लड की उल्टियां करने लगा है। और तो और जो डेमन वर्ल्ड का लीडर है ना, जब भी ब्लड की उल्टियां करता था ना, और जो ब्लड बाहर निकलता था, वो भी एकदम बर्फ के कारण फ्रीज हो जाता था। बोला जाए तो बर्फ जैसा फ्रीज हो जाता था और एकदम सफेद कलर का रहता था। अब जैसी डेमन एम्परर डेमन वर्ल्ड के लीडर को इस तरीके से ब्लड की उल्टियां करता हुआ देखते हैं ना, तो वो समझ जाते हैं कि जो सामने होली एविल गॉड है ना, इसने शायद किसी मिस्टीरियस फोर्स का इस्तेमाल किया है और जो डेमन वर्ल्ड का लीडर है ना, उस पर मिस्टीरियस तरीके से छाती पर अटैक कर दिया है, जिस वजह से डेमन वर्ल्ड का लीडर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका है। अब इतने में हमें डेमन वर्ल्ड को बताया जाता है, जो कि सोचने लगती है कि कहीं जो सामने उनके सामने जो बंदा खड़ा हुआ है वो एविल रेस का बिंग लांग तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने एविल रेस में एक ऐसे बंदे के बारे में सुना था जिसके पास बर्फ की शक्तियां एकदम भर भर कर थी। और तो और वो अपनी बर्फ की शक्तियों को इस तरीके से इस्तेमाल करता था जिस तरीके से कि डाउ की वर्ल्ड में आइस एम्परर इस्तेमाल करते थे। खैर जो भी है, इसी आइस एम्परर के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि जी बिंग लांग है ना, ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। ये भाई साहब ये कूट कूट कर इस तरीके से खड़ा हुआ है। खैर जो भी है, अगले एपिसोड में इसके बारे में आपको जानने को मिल जाएगा, लेकिन शायद मैं अगले एपिसोड में इसका नाम भूल जाऊं, इसलिए मैं शायद इसे बर्फ का किंग या फिर और कुछ कहूँ। खैर जो भी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।